तक हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ आपको एक साथ ही मिलेंगे। अभी रह गई है इस वीकेंड भी, मतलब वीकेंड क्या संडे का ही टाइम था, मैं कर नहीं पाई हूँ शेयर। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने फटाफट से 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको एक टेस्ट की तरह आप ले सकते हैं। पोल आपके सामने प्रेजेंट रहेगा हर एक क्वेश्चन का तुरंत से, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, फटाफट से जवाब दीजिए। आसान क्वेश्चन, इसमें से कुछ क्वेश्चन हो सकता है आप कर भी चुके हों। उसका रीजन क्या है कि हमने मिलकर के डेवलपमेंट, प्याजे, जेंडर, सोशलाइजेशन, ये 4-5 टॉपिक हैं जो अपने आप में 7-8 नंबर के हैं, वो कर चुके हैं हम। तो उसके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व अभी हो जाने चाहिए। 93% लोग ए उत्तर दे रहे हैं। फटाफट से चलेंगे। होल्डिंग अ पेंसिल, यानी पेंसिल को पकड़ना, क्या किसका एग्जांपल है? हमें पता है फाइन मोटर का, क्योंकि आपकी जो हाथ की मांसपेशियां हैं, यानी आपके हैंड्स और फिंगर्स, आंख हैंड आई कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड बात आएगी तो फाइन मोटर स्किल्स, क्योंकि इसको पकड़ने में फाइन मोटर स्किल्स का इस्तेमाल होता है। GF गर्लफ्रेंड नहीं है ये, ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर स्किल्स, यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स स्थूल गतिक कौशल और फाइन मोटर स्किल्स सूक्ष्म गतिक कौशल, सुई में धागा डालना, पेन पकड़ना, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सारी जो स्किल्स हैं आपकी, कढ़ाई बुनाई, है ना, आईलाइनर लगाना, ये सब किसका उदाहरण है? फाइन मोटर स्किल का। क्यों? क्योंकि इनमें आपकी हाथों की मसल्स यानी आपकी उंगलियां और आपकी आंखों की मसल्स का प्रयोग ज्यादा होता है, ठीक। तो पेंसिल पकड़ने में हमें किसका? फाइन मोटर स्किल्स का प्रयोग करना होता है। वहीं जब आप फुटबॉल को किक कर रहे हैं तो शरीर में तो आपका ऑलमोस्ट पूरा ही यूज हो रहा है, लेकिन जो आपकी बड़ी मांसपेशियां हैं, आपकी टांगों की और आपके पैरों की, वो ज्यादा इस्तेमाल में आ रही हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया? ग्रॉस मोटर स्किल्स, ठीक। तो जबकि जो सीक्वेंस है वो ग्रॉस टू फाइन जाता है, ये भी ध्यान रखना है। पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स हम सीखते हैं, यानी चीजों को हम पकड़ना सीखेंगे, चलना सीखेंगे। बाद में आप जाकर के ड्राइंग, पेंटिंग, लिखना भी आप बाद में सीखते हैं। पहले आप बहुत सारी एक्टिविटीज जो ग्रॉस मोटर स्किल्स की होती है वो सीख चुके होते हैं। तो हम कहेंगे कि पेंसिल को पकड़ना फाइन मोटर स्किल्स, वही वाइल किकिंग अ फुटबॉल इज एन एग्जांपल ऑफ, फुटबॉल को किक करना ग्रॉस मोटर स्किल्स। सकल गतिक कौशल या स्थूल गतिक कौशल भी हम इनको कह सकते हैं। सोशल स्किल जैसा इसमें कुछ नहीं है, ये फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है। दोनों ही स्किल्स, चाहे वो ग्रॉस मोटर हो चाहे वो फाइन मोटर हो, ठीक है। ग्रॉस मोटर नहीं हो सकता पेंसिल पकड़ना। इमोशनल और सोशल का यहाँ अगेन कोई यूज नहीं है, तो ए ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे, देखिएगा, जवाब दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछता है हमसे, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है। क्या सही है ये नहीं पूछा, तो इनमें से 3 बातें सही हो सकती है, कोई एक बात होगी जो सही नहीं होगी। आपको वो नहीं वाली बात को पकड़ना है, ठीक है जी। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग कह रहा है कोई, बहुत ही बढ़िया भाई, गजब। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। तो डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन अ डिसकंटीन्यूअस मैनर, मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, डेवलपमेंट डिसकंटीन्यूअस हो सकता है, बट इन द केस ऑफ पियाजे एंड अदर स्टेज थियरिस्ट, चाहे वो कोलबर्ग हो, चाहे वो फ्रॉइड हो, चाहे वो एरिक्सन हो, जो लोग भी स्टेजेस में बात करेंगे वो ब्रेक करके या डिसकंटिन्यूटी में या अनिरंतरता में देखते हैं विकास को। बाकी ज्यादातर लोग जो है विकास को निरंतर मानते हैं, कॉन्टिन्यूअस मानते हैं, सतत मानते हैं, ठीक है ना। तो ये बात गलत है, इसलिए सही है क्योंकि पूछा ही हमसे क्या है, गलत, कि नॉट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए। बच्चे डिफरेंट रेट पे डेवलप होते हैं, यानी पेस अलग होता है, दर अलग होती है विकास की। सेम एज के दोनों बच्चों में सारे प्रकार के विकास सेम तरीके से चल रहे होंगे, जरूरी नहीं है, किसी में थोड़ा सा स्पीड कम होगी, किसी में ज्यादा होगी। डेवलपमेंट इज अ, बोल हटा दीजिए, डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर, यानी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है। आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया, एक जटिल अंतःक्रिया कि हमें पता नहीं लग पाता कई बार कौन सी चीज हेरिडिटी से प्ले हो रही है, कई बार एनवायरमेंट से, तो दोनों का क्या है, हम गुणनफल हैं, ये बात भी सही है। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, मतलब अपेक्षाकृत क्या होता है, व्यवस्थित रूप में होता है, मतलब थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, पूरी तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एक्यूरेटली, बट एक ऑर्डर तो है ना, कि पहले आप अर्ली चाइल्डहुड में, पहले इन्फेंसी होगी, फिर अर्ली चाइल्डहुड होगी, लेटर चाइल्डहुड होगा, एडोलेसेंस होगा, फिर अडल्ट बनेंगे, फिर बुढ़ापा आएगा। ऐसा नहीं होता ना, कभी बुढ़ापा कभी जवानी, कुछ भी नहीं, ऐसे नहीं चलता रहेगा रैंडमली। तो ये ऑर्डरली है, एक सीक्वेंस में होता है, ना कि अचानक से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे एक बार, क्या पूछता है क्वेश्चन नंबर 3। 2 डैश लगा दिए गए हैं, डैश एंड डैश आर दी प्राइमरी एजेंट्स और एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन इन अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड की उम्र क्या होती है, 2 से 6 वर्ष, ठीक। तो डैश और डैश प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्थाएं हैं। डी ऑप्शन 70% लोग दे रहे हैं, मतलब आप लोग उत्तर बढ़िया दे पा रहे हैं, और अभी ये वही टॉपिक है शुरुआत के जो हमने किए हैं सीक्वेंस में, है ना। तो इसका मतलब आपकी ये वाले टॉपिक्स की समझ अच्छी बन गई है, मैं ये मान सकती हूँ। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड लॉ, नेबरहुड, हाँ बच्चा मंदिर भी जा सकता है,
है ना, मस्जिद भी जा सकता है अगर वो उस धर्म से है तो। लॉ के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत तो उसको पता होता ही है, भैया रेड लाइट पे रुकना होता है, अगर आप 5 साल के बच्चे को भी लेके जा रहे हैं तो पता तो होगा ही उसको। लेकिन क्या वो प्राइमरी है? दुनिया की तौर तरीके सीखना सामाजिकरण है, समाज में कैसे रहते हैं ये अडेप्ट करना, एसिमुलेट करना, इंटरनलाइज करना, क्या है? सामाजिकरण की प्रक्रिया है। प्राइमरी यानी मुख्य कौन है, प्राथमिक कौन है इस समय में? तो प्राथमिक हमेशा परिवार होगा, चाहे वो अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा हो। हालांकि प्राइमरी रोल बदल जाएगा समय के साथ। अगर एडोलेसेंस की बात होगी तो दोस्तों का रोल वहां ज्यादा है, अगर लेटर चाइल्डहुड की बात हो रही है तो वहां अगेन टीचर्स का रोल भी काफी ज्यादा है। ठीक है ना, तो बात सही है नहीं? नेबरहुड परिवार के बाद आएगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में जब भी प्राइमरी एजेंट्स की बात हो रही है और घुमा के क्वेश्चन को नहीं पूछा गया है तो फैमिली ढूंढना है उस केस में। फैमिली सिर्फ एक ऑप्शन में है, सबसे पहले फैमिली प्राइमरी होती है एंड नेबरहुड इज सेकेंडरी। ठीक है ना, लेकिन क्योंकि साथ में दिए हैं तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, फैमिली एंड नेबरहुड दोनों अगर साथ में आ जाएं तो दोनों प्राइमरी का रोल निभा सकते हैं। ठीक है ना, तो नेबरहुड की अपनी कोई वैल्यू या अपना कोई अस्तित्व तो बहुत ज्यादा नहीं है। ये परिवार के साथ आए तो प्राइमरी में चला जाता है, ये स्कूल के साथ आए तो सेकेंडरी में चला जाता है। ठीक है ना, तो नेबरहुड यहाँ अकेला लिखा हुआ था तो इसकी वैल्यू नहीं थी क्योंकि सोशल पॉलिसीज के साथ लिखा है और सोशल पॉलिसीज प्राइमरी नहीं होती, तो फंसना नहीं है क्वेश्चन में। प्रिंट मीडिया हमेशा सेकेंडरी होगा, स्कूल हमेशा सेकेंडरी होगा। अगर सेकेंडरी पूछा जाता तो सी ऑप्शन हो जाता। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? प्याजे के बारे में है। प्याजे अब हम डिस्कस कर चुके हैं। According to Jean Piaget's theory of cognitive development, at which stage most children develop concerns about social issues and justice? ये क्वेश्चन मैं आपको प्याजे के टॉपिक में भी करा चुकी हूँ, है ना। ये 27 जनवरी का पेपर है आपका, देखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ सामाजिक मुद्दों के प्रति न्याय, तो ये सारी बातें जो है कन्वेंशनल नहीं है, ये एक तरह से हाँ कन्वेंशनल लेवल है, और अगर देखा जाए तो थोड़ा पोस्ट कन्वेंशनल की तरफ बच्चा इस उम्र में चलने लगता है। तो हम ये कहेंगे ये जो न्याय की भावना है ये एटलीस्ट 12 से 18 में डेवलप होती है कि हम न्याय या सोशल मुद्दों पर सच में अपनी एक समझ लेकर के चलते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ गई है हमारे अंदर, है ना। उससे पहले ज्यादातर जो लॉ है उसी के बेसिस पे आप चल रहे होते हैं और उससे भी पहले बचपन में आपको फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो औपचारिक संक्रियात्मक में सोशल इश्यूज एंड जस्टिस पे बच्चा सोच पाएगा क्योंकि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग भी यहाँ आ जाती है। एक और क्वेश्चन ये भी हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, कौन सी एज में समझ आएगी? A student observes that stick A is larger than stick B, यानी stick A है ये बड़ी है किससे? stick B से, and stick B is larger than C, और B बड़ी है C से। Based on this observation, the student infers that stick A is larger than stick C, but when asked some same problem verbally, he fails to make correct inference। यानी कि जब उससे वर्बली पूछी जाती है ये बात तो बच्चा इसका निष्कर्ष नहीं निकाल पाता। मतलब क्या हुआ भाई, ए जो छड़ी है या पेंसिल है वो लंबी है बी से, बी बड़ी है सी से। इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी है निष्कर्ष निकालता है कि छड़ ए सी से बड़ी है, लेकिन जब ये बात वर्बली जब दिखा करके पूछा जाता है 3 पेंसिल्स को तो वो बता देता है, लेकिन वर्बली पूछने पे उसको समस्या होती है, यानी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में उसको दिक्कत होती है। ठीक, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में? तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशन है, जब मूर्त चीजों को देख के तो हम बता देते हैं, इनके प्रति लॉजिक आ जाता है जिन चीजों को हम देख सकते हैं, टच और फील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट चीजों में दिक्कत होती है जो हमारे सामने नहीं होती, जिन पे हमें दिमाग में सोचना पड़ता है। ठीक है ना, तो सिंपल आंसर इसका क्या है? 7 से 11 वर्ष कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल में बिना देखे भी बता देगा, वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में इमेजिन करके भी बता देगा, है ना। अमूर्त चिंतन होगा तब। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्लेन्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग, यानी कोहलबर्ग ने कौन सा एक सिद्धांत या कौन सी एक स्टेज इनमें से दी है? 4 ऑप्शंस हैं, 4 अलग अलग थियरिस्ट के, अलग अलग सिद्धांतकारों के हो सकते हैं। आपको कोहलबर्ग के सिद्धांत को या उसकी स्टेज को पहचानना होगा कि कोहलबर्ग ने इन सब में से किसके बारे में बात की है। ऑप्शन ए है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन यानी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। दूसरा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहते हैं, ZPD। याद आई कौन व्यक्ति? वाइगॉस्की। ठीक है ना, ये तो वाइगॉस्की ने दी है, कोहलबर्ग ने नहीं दी। आंतरिक वाक इनर स्पीच, इस पे भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वाइगॉस्की ने 3 प्रकार की स्पीचेस दी हैं। एक है आपकी सोशल स्पीच, दूसरी है प्राइवेट स्पीच जिसको इनर स्पीच कह सकते हो, है ना। ये साइलेंट इनर हो जाए तो इसके नेक्स्ट वाली बात हो गई, तो ये साइलेंट इनर है वाइगॉस्की। ठीक, ईगोसेंट्रिक स्पीच, ईगोसेंट्रिक सेल्फ सेंटर्ड नेस को दर्शाती है, और प्याजे प्राइवेट स्पीच को ईगो सेंट्रिक कहते हैं, तो ये प्याजे ने दी है। तो 2 जो ऑप्शंस हैं बी और सी वो वाइगॉस्की से संबंधित हैं, डी जो है वो प्याजे से संबंधित है। वहीं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ये कोई बताना चाहेगा कौन सी स्टेज है कोहलबर्ग की? ये है कोहलबर्ग से संबंधित,
मतलब जस्ट आपको पहचानना था। इससे आसान क्वेश्चन कोहलबर्ग पे क्या बनेगा कि आपको जस्ट एक स्टेज का नाम दे दिया जाए और उसमें से 3 ऑप्शन गलत ही होंगे, एक ही सही होगा जो कोहलबर्ग ने दिया होगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी के 3 आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ, लेकिन 67% ही लोग सही उत्तर दे रहे हैं। बाकी के 33% लोग सही उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे इतने आसान क्वेश्चन का? क्योंकि अभी हमने इसके क्वेश्चन किए नहीं है। कोई बात नहीं, मैराथन देख लो इतने। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन कौन सी स्टेज है ये बता दो मुझे, फटाफट से बताओ। कोई कह रहा है 3rd, कोई कह रहा है 5th, सब अलग अलग जवाब दे रहे हैं इसका। अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमें पता है पहली स्टेज होती है क्या? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। कोहलबर्ग की 6 स्टेजेस हैं, 3 लेवल हैं। नोट्स पढ़ लो यार, फ्री नोट्स दिए हुए हैं, एटलीस्ट वो पढ़ लो एक बार। सेकेंड स्टेज होती है टिट फॉर टैट, यानी म्यूचुअल एक्सचेंज की, जैसे को तैसा। आप मुझे 2 रुपए दो, मैं आपको कुछ काम कर दूंगा, मतलब बदले में कुछ चाहिए, गिव एंड टेक। थर्ड स्टेज होती है हमारी क्या? थर्ड स्टेज होती है हमारी लॉ गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की तारीफ सुननी है हमें। फोर्थ है लॉ एंड ऑर्डर की स्टेज, और फिर आती है 5th सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। 6th है आपकी नाम बताना यार मेरे को 6th का, मैं 6th का नाम भूल रही हूँ अभी के लिए। पोस्ट कन्वेंशनल में जो 6th स्टेज है वो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, यानी खुद के एथिक्स पे आप चलते हो, समाज में एक नियम बना रहे, कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बारे में बात यहाँ हो रही है। ठीक, तो ये स्टेज 5 की बात हुई। खैर स्टेज हमसे पूछा नहीं है। अच्छा 4 और 5 के नाम जो हैं कई बार सेम मिल जाएंगे आपको, तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्योंकि कई सारे नाम हैं इनके, वो कंफ्यूज कर देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को भी कई बार सोशल कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राजेश आ 3rd ग्रेड स्टूडेंट। 3rd ग्रेड मतलब वो नहीं है कि 1st ग्रेड, 3rd ग्रेड मतलब 3rd कक्षा, तीसरी कक्षा का बच्चा है राजेश। तीसरी कक्षा का बच्चा कितने साल का होगा? 9 साल का होगा, क्योंकि हम 6 साल के बच्चों को पहली कक्षा में एडमिशन दिलाते हैं। तो 9 इयर्स का बच्चा है, ठीक। was struggling to find solution of a problem, एक समस्या का समाधान निकालने में उसको समस्या हो रही है। Seeing this, his teacher provided him some cues, यानी उसके टीचर ने कुछ उसको hints दिए, cues दिए, following which he could find the solution। जब टीचर से मदद मिली या हिंट दिया टीचर ने, कहीं किसी स्टेप पे हेल्प कर दी, तो वो सॉल्यूशन तक पहुंच गया खुद से। वाइगोस्की की भाषा में या इन लेव वाइगोस्कीज टर्म्स, टीचर्स स्कैफोल्डिंग हेल्प्ड राजेश टू अचीव व्हाट? क्या अचीव करने में टीचर की स्कैफोल्डिंग ने? इसको स्कैफोल्डिंग कहेंगे कि टेम्परेरी हेल्प, वो हेल्प जो जहां आप अटके हैं वहां कर दी जाए आपको, ठीक है ना। तो ये स्कैफोल्डिंग से, इस टेम्परेरी हेल्प से, इस पार से बच्चे को क्या अचीव करने में आसानी हुई होगी? तो आपको पता है ईगोसेंट्रिज्म तो वाइगोस्की का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, इरिवर्सिबल थिंकिंग अचीव करने में नहीं, बायोलॉजिकल मैचुरेशन नहीं, इस पे ये आप नहीं अचीव करा सकते, बायोलॉजिकल मैचुरेशन ऑटोमेटेड होती है, ठीक। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र को प्राप्त करने में आसानी हुई होगी बच्चे को, मतलब वो वहां तक पहुंच सकता था, उस प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के पास था, उस दायरे के, यदि उसे हेल्प मिल जाती तो, मतलब उसका संभावित विकास वहां तक संभव था। आप सीटेट क्रैक कर सकते हैं यदि आपको मिल जाए क्या? मदद मिल जाए। ये तो हो गई बैच की बात। देखिए एक बार, अरे यार ये क्या चल रहा है? देखिए एक बार, अगर हम बात करें यहाँ तो हम कह सकते हैं कि ये है एक दायरा जहां तक आप खुद से कर सकते हैं किसी चीज को, ये आपके बाहर वाला दायरा जहां आपको मदद मिल जाए तो आप कर देंगे। एक दायरा होगा जहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते। ZPD ये होता है जहां आपको मदद मिल जाए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावित विकास संभव है, आप सीटेट क्रैक कर सकते हैं, थोड़ी सी मदद आपको मिल जाए, इसलिए आप सेशंस देख रहे हैं। तो मैं क्या दे रही हूँ? स्कैफोल्डिंग दे रही हूँ, टेम्परेरी हेल्प, जहां आप अटक रहे हैं वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए और आपका संभावित विकास वो यहां तक पहुंच जाए, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बस टेम्परेरी हेल्प चाहिए। ये टेम्परेरी हेल्प, इसी टेम्परेरी सीढ़ी को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो इससे आपकी संभावना है जिस विकास तक पहुंचने की, वहां तक आप पहुंच जाएंगे, उसी संभावित विकास को ZPD कहते हैं, जिसकी बात वाइगोस्की करते हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, और इतना ज्यादा जूम करके नहीं देखेंगे, थोड़ा सा जूम आउट करके देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 ने पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग थियरिस्ट्स emphasized on social constructivism, यानी निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है। ये भी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कौन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है और कौन रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। याद कीजिए थोड़ा सा। BF स्किनर एक व्यवहारवादी है, बिहेवियरिस्ट है, ना कि, और ये जनरली आपको उनके बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं होता, बस लैंग्वेज को इन्होंने इमिटेशन की बात की है, रीइंफोर्समेंट की बात की है ना।
सीटेट में नहीं पढ़ना होता बेसिकली। लॉरेंस कोलबर्ग तो मॉरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, है ना, और वो भी कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे बेस्ड, पियाजे की थ्योरी पे बेस्ड है, और पियाजे तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है नहीं। सिगमंड फ्रॉइड का कोई लेना देना नहीं है, वो साइको एनालिस्ट हैं, यानी मनोविश्लेषणवादी हैं, जो अपने आप में एक अलग समुदाय है साइकोलॉजी का, यानी अलग स्कूल ऑफ थॉट है। तो वाइगोस्की इज द राइट आंसर। जब भी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात आए, सामाजिक रचनावादी की बात आए, कंस्ट्रक्टिविज्म कौन व्यक्ति, संरचनावाद में जो चाहेगा बच्चा एक्टिव रहे, सक्रिय होकर के सीखे, लेकिन समाज में एक्टिविटी करके सीखे, समाज के साथ इंटरेक्ट करके सीखे, उम्र का इनको फर्क नहीं पड़ता। वहीं वाइगोस्की क्या है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, वो कहते हैं एक्टिविटी पे जोर ज्यादा है, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी पे। तो वाइगोस्की इज द राइट आंसर। 1 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, एक आसान सा क्वेश्चन है। देखिए टॉपिक्स सेम हैं, कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स जैसे मेटाकॉग्निशन हो गया, इस बार प्लास्टिसिटी दे दिया, ये छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो अपडेटेड फॉर्म में हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा जो समस्या आ रही है लोगों को, वो आ रही है नए क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि नए क्वेश्चंस का तरीका पूछने का बदल गया है। पहले 1 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाता था, जनरली हद से हद 2 लाइन में, अभी क्वेश्चन मिनिमम 3 से 4 लाइन में खत्म होता है। तो लेंथी बन गई हैं चीजें, पढ़ के समझना, इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है, चाहे आपने कितनी भी थियरी पढ़ ली हो, ठीक है ना, और सही वे में प्रैक्टिस जरूरी है। और लाइक शेयर करना आप भूल जाते हैं। 12,000 लोग, 4,000 लोगों ने लाइक किया, बाकी के कहाँ गए? 8,500 लोग, बताइए। लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना, यानी एक्टिविटी करके सीखना, ये क्या कहते हैं इसको हम, करके सीखना। डिस्कवरी लर्निंग यानी खोज के द्वारा सीखना। कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी सहयोग के द्वारा, कोलैब करके सीखना, 2 या 2 से अधिक लोग मिल करके एक दूसरे की मदद करके सीख रहे हैं। ये किस एक थियोरी में या किस प्रिंसिपल के अंदर आते हैं, बताइएगा। तो करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक डैश कक्षा की विशेषताएं हैं। एक वर्ड याद रखिएगा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये बहुत ही पॉजिटिव शब्द है यहाँ पे, है ना। प्रोग्रेसिव वर्ड जहां लग जाए, इसका मतलब आगे बढ़ने की बात हो रही है, आप चेंज हो रहे हैं बेहतर के लिए, प्रोग्रेशन कर रहे हैं आप, आगे बढ़ रहे हैं आप, है ना। व्यवहारवादी लोग तो भैया डंडे की बात करेंगे, रिवॉर्ड की बात करेंगे, पनिशमेंट की बात करेंगे। टीचर सेंटर्ड क्लासरूम भी एक्टिव नहीं रखता बच्चे को, कोलैबोरेटिव नहीं रखता, वो इंडिपेंडेंटली एक्टिव नहीं होता इस क्लासरूम में। पैसिव तो बच्चा रखना ही नहीं है हमें, पैसिव है इसका मतलब चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, टीचर सेंटर्ड ही है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसने दिया है, फटाफट से कमेंट करके बताओ। प्रगतिशील शिक्षा का जो सिद्धांत है उसकी बात कौन करते हैं, बताओ। जॉन डुई या जॉर्डन डीवी कह देते हैं इनको हम हिंदी में। इन्होंने 20th सेंचुरी में यानी 1900s के अराउंड 1920 के आसपास लैब स्कूल्स खोले। पूछा जाता है लैब स्कूल्स किसका उदाहरण है, तो आपको पता होना चाहिए लैब स्कूल्स, हिंदी में भी लैब स्कूल्स ही कहेंगे, लेबोरेटरी स्कूल्स। तो लैब स्कूल्स जो है वो उदाहरण है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, लर्निंग बाय डूइंग का, करके सीखने का। और लैब स्कूल्स या प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या कहती है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहती है बच्चे को करो एक्टिव, लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए। और प्रेजेंट लाइफ के लिए एजुकेशन किसके लिए है, प्रेजेंट लाइफ के लिए, यानी उसका जो आज का प्रेजेंट या वर्तमान जीवन है उसको आप बेहतर बना सकें, सोशल इश्यूज या सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। तो एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, ये सारी बातें जॉन डुई करते हैं। बच्चे को चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की बात प्रोग्रेसिव एजुकेशन में होती है, यानी बच्चे को सेंटर में रखो, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। शिकागो में इन्होंने स्कूल्स खोले थे अमेरिका के अंदर अपनी वाइफ के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्या है क्वेश्चन नंबर 10, ये कहता है राधिका इज अ स्पोर्ट्स पर्सन। राधिका क्या है, एक स्पोर्ट्स पर्सन है ना। स्पोर्ट्स मैन या विमेन लगाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, है ना। राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है, यानी अच्छी डांसर भी है। तो राधिका इज अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन एंड अ गुड डांसर ऑल्सो अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या दिया है, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का, मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत जिसको हम कहते हैं। फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की इनकी एक पुस्तक थी 1983 में, 7 प्रकार के इंटेलिजेंस की बात की थी, फिर बढ़ के 8 हो गए, अभी 9-10 तक भी हैं, बट हमें 8 ही याद रखने क्योंकि एनसीईआरटी 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात करेगा। तो गार्डनर आईक्यू वगैरह को बहुत ही डिस्कार्ड कर देते हैं, वो कह रहे हैं ये आईक्यू है, टेस्ट लेके या इंटेलिजेंस को एक सिंगल एंटिटी नहीं हो सकती, मल्टीपल टाइप हो सकता है इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंट होने के। कोई डांस में अच्छा होगा, कोई म्यूजिक में अच्छा होगा, कोई लैंग्वेज में यानी भाषा में अच्छा होगा, कोई नेचर को समझने में अच्छा होगा, है ना। तो अगर हम बात करें कौन सा प्रकार है इंटेलिजेंस का, जहां पे व्यक्ति स्पोर्ट्स पर्सन है अगर कोई, तो यानी शरीर का इस्तेमाल करता होगा, दौड़ना, भागना, कूदना, उछलना, ये सब आता होगा। गुड डांसर में भी शरीर का इस्तेमाल ज्यादा होता है ना। तो ज्यादा इस्तेमाल किसका हो रहा है दोनों चीजों में, बॉडी का। इसका मतलब बॉडी पे पकड़ है, बॉडीली इंटेलिजेंट व्यक्ति है। इसका मतलब क्या है, बॉडीली काइंस्थेटिक इंटेलिजेंस इनमें पाई जाएगी। इनको इंटेलिजेंट कहेंगे किस तरह से, बॉडीली काइंस्थेटिक में। तो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है वो बॉडीली काइंस्थेटिकल इंटेलिजेंस उनके अंदर पाई जाएगी,
ऐसा नहीं कि बाकी इंटेलिजेंस नहीं हो सकती, बट वो हो भी सकती है या नहीं हो सकती है। हो सकता है कि वो स्कूल एजुकेशन, ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन आपको मिल जाएंगे, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो विराट कोहली हो, या अदर एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे आपको जिन्होंने स्कूलिंग ही मुश्किल से खत्म की होगी और या ठीक से भी कर ली होगी, उसके बाद पढ़ाई नहीं की। तो क्या वो इंटेलिजेंट नहीं हुए? बिल्कुल हुए। क्यों? क्योंकि बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस उनमें है। लिंग्विस्टिक के लिए हमें कोई कवि या किसी राइटर को पकड़ना पड़ेगा। इंट्रापर्सनल वो होते हैं जो व्यक्ति खुद को समझने में अच्छा हो, फिलोसोफर्स हो सकते हैं, है ना। म्यूजिकल इंटेलिजेंस ए.आर. रहमान या जो भी लोग अच्छा गाते हैं या सुर क्या कर सकते हैं, कंपोज करना जानते हैं। तो बॉडीली काइनेस्थेटिक इज द राइट आंसर। बॉडीली काइनेस्थेटिक ही आंसर आएगा आपका जब आपसे पूछा जाए, स्पोर्ट्स पर्सन पूछ लिया, डांसर पूछ लिया, कोई भी काम जो भी बॉडी से होता है अगर कोई उसमें अच्छा है ना। तो ये एक बेसिक बात है। बॉडीली काइनेस्थेटिक आपका पायलट में भी यही चीज ज्यादा विद्यमान है। और जो सर्जन है, एक बार ये क्वेश्चन भी आया था कि हाईएस्ट लेवल ऑफ बॉडीली काइनेस्थेटिक की अगर हम बात करें तो सर्जन अगर हल्का सा भी इधर से उधर कट लगा दे, कबीर सिंह वाला सर्जन नहीं, है ना, तो सर्जन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक, अब सर्जन को और पायलट को दोनों को दूसरी कैटेगरी में भी डाला जा सकता है। वो क्या है? वो है आपका जो स्पेशल इंटेलिजेंस है, कि इनको स्पेस का भी पता होता है। अगर पायलट को दिशाओं का ज्ञान नहीं है तो वो कैसे काम करेगा? सर्जन को अगर स्पेशल इंटेलिजेंस नहीं है तब भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन जो मेन है बॉडीली काइनेस्थेटिक होना। अगर पायलट बॉडीली ठीक नहीं है, दिशाओं का ज्ञान है, तब भी काम नहीं चल पाएगा। ठीक है ना। तो मेन काम बॉडीली काइनेस्थेटिक